लोकसभा चुनाव से पहले नकदी संकट से जूझ रही कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जहां पार्टी अकाउंट फ्रीज होने के बाद अब इनकम टैक्स ने कांग्रेस को 1700 करोड़ का नोटिस जारी किया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक यह डिमांड नोटिस 2017-18 से 2020-21 के लिए है। एक दिन पहले 28 मार्च को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने टैक्स असेसमेंट को लेकर दायर कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी थी, जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर टैक्स वायलेशन के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता अजय माकन ने कहा कि पिछले 7 सालों के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी के ऊपर 4600 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगनी चाहिए। एक ओर जहां कांग्रेस की 3 याचिकाएं कोर्ट ने खारिज कर दी हैं, तो वहीं दूसरी ओर खुद के बचाव के लिए पार्टी जांच एजेंसियों और भाजपा पर सवाल खड़े कर रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह जुड़ रहे हैं। दिनेश, चंदे की कमी से जूझ रही कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपए टैक्स जो जारी किया गया है, अकाउंट फ्रीज होने के बाद पार्टी को यह कितना बड़ा झटका माना जा सकता है? नमस्कार अभिनव जी। देखिए, सबसे पहले अगर बात ये की जाए, देखिए जो मुद्दा जिस तरह का बनाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, ये मुद्दा है ही नहीं उस तरीके से। जो बोला जा रहा है तो वो बात मतलब है कि जैसे एक्चुअल स्थिति कुछ और है। क्योंकि देखिए ऐसे कि मतलब ये सच्चाई ये है कि जैसे कि जो पॉलिटिकल जो पार्टीज होते हैं उनको टैक्स में छूट होती है, एग्जम्पशन होती है, बशर्ते साथ में कि कंप्लायंस जो है उसके मुताबिक चलें। क्योंकि कंप्लायंस ये कहता है कि जो डेट जो होते हैं, ड्यू डेट जैसे बोले या जो तय सीमा जो होती है, उसके अंदर इनको जो रिटर्न है उसको फाइल करना होता है। लेकिन अगर रिटर्न अगर टाइम पर अगर फाइल नहीं की जाए तो एक तरह से उसको साधारण व्यापार की तरह या साधारण अकाउंट की तरह ट्रीट किया जाता है, और वो साधारण जैसे आय की तरह उसको लेकर के और उसी प्रकार से उस पर टैक्स कैलकुलेशंस, पेनल्टीज और बाकी जो जिस तरह की जो चीजें होती हैं सामान्य जो तरीके जो चलती हैं तो उस तरीके से की जाती हैं। तो इसमें कांग्रेस की तरफ से ये था कि अपने तरीके से शायद होता है किसी गलतफहमी किसी मुगालते में होंगे, तो पहले अपने तरीके से कि मतलब अजय माकन जी हो गए या अन्य जो पार्टी के जो शीर्ष नेता उनकी तरफ से बयान बार बार आते गए, और बार बार भाजपा की तरफ या अन्य जैसे कि मतलब कि पॉलिटिकल एक तरह से वेंडेटा बोले हुए उस तरह की बात कुछ बोलते नजर आए। लेकिन ऐसी सच्चाई मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि देखिए टैक्स कंप्लायंस का सब इशू है। अगर ये टाइम पे फाइल करते हैं तो इस तरह की दिक्कतें कभी नहीं आती, लेकिन हो सकता है इन्होंने मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंस में या किसी न किसी भूल में या किसी भूल चूक के कारण जो है नहीं किया होगा। तो उस वजह से उस मतलब जो उन फाइनेंशियल ईयर्स में जो इस तरीके से जो इनके पास जो आय आई, जो एक तरह आय तरह ट्रीट उसको कहते हैं, जैसे जो उस टाइम पे रेवेन्यू इनके पास आया तो उसको एक तरह से इनकम की तरह ट्रीट करके और उस पर पेनल्टी और जो टैक्स और अलग जो इंटरेस्ट लगा तो वो जाकर के इतना अमाउंट बना। उसके बाद देखिए जैसे ये कोई मतलब ट्रैफिक वायलेशन नहीं है, जैसे कि मतलब ठीक है रेड लाइट जंप की तो मतलब ट्रैफिक सर्जेंट अगर या ट्रैफिक इंस्पेक्टर अगर रोकते हैं तो वो दूसरा आदमी बोलता है कि आपने उस गाड़ी को नहीं रोका, मुझे क्यों रोका। तो इस तरह की बातें मतलब कि मैं गलत समझता हूँ। पॉलिटिकल पार्टी आप लोग सब समझदार हैं, आप लोग खुद दूसरों के लिए एक तरह से नजीर पेश करने का काम करते हैं और अपने तरीके से कि माइलस्टोन पेश करने के बजाय अपने तरीके से आप मिला के दूसरों पर प्रश्न चिन्ह लगाएं, तो वो थोड़ा गलत मामला है। और जैसे कि इसको लेकर अपेलेंट जो ट्रिब्यूनल था, इनकम टैक्स जो ट्रिब्यूनल था, तो उसमें भी जाकर के इन्होंने अपील की थी कांग्रेस ने, लेकिन वहां से भी इनको राहत नहीं मिली उस तरीके से। उसके बाद में कोर्ट में गए, कोर्ट को भी जैसे कि उसको खारिज करने के लिए ऐसे कुछ मतलब कुछ ग्राउंड नहीं मिला, और प्रॉपर जैसे ग्राउंड के एब्सेंस में उनको एक तरह से खारिज करनी पड़ी चीजें, और ये कहना पड़ा भाई आगे जैसे इस प्रकार जो लॉ ऑफ कोर्स जो है वो अपने तरीके से जैसे जो टर्न लेगा तो उसी प्रकार से आपको चलना पड़ेगा, और जो कानून के मुताबिक जो आपके लिए मतलब जो तय चीजें हैं उन्हीं उसी सीमा में उस तरीके आपको करना पड़ेगा। और आगे आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि आप टाइम से फाइल करें, अन्यथा जैसे अगली जो चीजें होंगी वो भी इसी प्रकार से और नॉर्मल अकाउंट की तरह ट्रीट की जाएंगी। जी, दिल्ली हाईकोर्ट के में 3 बार याचिकाओं को खारिज करने के बाद भी कांग्रेस एक के बाद एक याचिका दायर करती जा रही है, इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए उसमें कोई ग्राउंड ऐसा कुछ नहीं है विनय जी, मतलब मैं कि जैसे 3 करें या 10 करें उससे कोई फर्क नहीं, जैसे कि एक जैसे कि पहले पुरानी जैसे कि जैसे नजीर जो होती है या जैसे ऑर्डर जो होता है तो उसको कोर्ट हमेशा ध्यान में रखता है। जैसे अपेलेंट जो ट्रिब्यूनल था तो उसमें जैसे कि उसने एक तरह से खारिज किया, उसके बाद में कोर्ट ने उसी को देख करके किया, क्योंकि जैसे कोर्ट में जो बैठे हैं तो जैसे कहते हैं कानून जो होता है अपने तरीके से कानून सम्मत कार्रवाई करता है, तो उस पर उनको भरोसा रखना चाहिए अपने तरीके से, क्योंकि जैसे उसमें सीधी सीधी बातें हैं, जो कानून में क्लॉज है जो प्रावधान है तो उसी मुताबिक उनको रिलीफ मिल पाएगी, उसी मुताबिक चीजें मिल पाएंगी। तो अभी जैसे आगे देखिए आगे क्या होती थी अलग बात है कि कोई नया तथ्य पेश कर दें या नई कोई चीज उसके बारे में पेश कर दें, कि जैसे कोई ना कोई चीज अगर होती है मतलब कि रिलीफ के मुताबिक जैसे कोई क्लॉज अगर है उसमें लॉ के मुताबिक, तो चीजें अलग है, नहीं तो अदरवाइज अभी के हिसाब से जो चीज जैसे रहेंगी वो वैसे कैसे बरकरार रहेंगी और उसी के मुताबिक उनको अपना करके और जो पेनल्टी इन पर लगेगी वो मतलब उनको देनी पड़ेगी। जी दिनेश जी, एक और जहां कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी से 4600 करोड़ की पेनल्टी लेनी चाहिए, वहीं बीजेपी
कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी के कांग्रेस खुद के ऊपर लगे आरोपों को छुपाने के लिए, खुद की कमियां छुपाने के लिए एजेंसियों पर उंगली उठा रही है, बीजेपी पर दोषारोपण कर रही है। क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक बोला। देखिए, ये टैक्स कंप्लायंस इशू है, मतलब किसी एजेंसी जैसे इनकम टैक्स भाजपा का या किसी पार्टी का नहीं है। तो उस तरीके से जैसे इन्होंने अगर भेजा तो देखिए जवाब उनको डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। डिपार्टमेंट का अधिकार क्षेत्र है कि उस डिपार्टमेंट के अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल के उन्होंने तो कुछ कार्य किया नहीं है। ऐसे उन्होंने कोई जाकर के इनका प्रेमिसेस सील नहीं किया है। जो लॉ के मुताबिक जैसे इनके पास में नोटिस भेजा गया तो इनको जवाब उनको देना चाहिए था। अब भाजपा का नाम लेके या आरजेडी का नाम लेके या किसी सपा का नाम लेके बच जाएगी कांग्रेस, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अगर गड़बड़ अगर कुछ की है, अगर बाई चांस कंप्लाइन इशू अगर है, तो इनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए या जैसे और अन्य जो मतलब फाइनेंशियल जैसे एक्सपर्ट्स हो गए, तो उनकी राय से अपने तरीके से करके आगे जैसे अन्य जो क्लॉज है उनको स्टडी करके और आगे अपने जो और तथ्य और जो मैटर्स उनको स्टडी करके ढंग से आगे चीजों को रखना पड़ेगा। मतलब भाजपा पे आरोप लगाए, किसी और चीज पे आरोप लगाए, तो उससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा से, क्योंकि एक तरह से ये मतलब देखिए बिना बोले ट्रायल करने वाली बातचीत है। तो पब्लिक ट्रायल से या मीडिया ट्रायल में इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सीधी बातचीत ये रहेगी कि अपने तरीके से सर इनको अपने एक्सपर्ट एडवाइस के मुताबिक और जो जैसे इससे पहले जो दिन के बाद तथ्य हैं उनको सबको पूरा हो सकता कोई चीज छूट गई हो तो उन सबको पेश करें। बाकी उसके में भाजपा ने 4600 करोड़ लिया या आपने उससे ज्यादा लिया है कम लिया, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो देखिए मतलब जो ऑफिसर्स वहां जो बैठे हैं वो सब चीज देख रहे हैं। अब जैसे कि भाजपा ने अगर टाइम से अगर फाइल कर दिया तो उनका नोटिस उस मुताबिक जाएगा, बेटे कि आपने टाइम से फाइल किया, लेकिन आपको जवाब ये देना है कि आपके पास जो टैक्स पेयर्स मतलब जो है जिन्होंने जैसे आपको चंदा दिया तो उनके आप डिटेल पेश करें, या आपको जिन जैसे कि 20,000 से ऊपर का दिया तो उसके डिटेल पेश करें, या जिसको मतलब 10-20 लाख से ऊपर का चंदा अगर किसी ने दिया तो वो करें। तो वो डिपार्टमेंट इनको मतलब जारी करता है, नोटिस करता है। और 100% कोई ना कोई चीज ऐसी अगर होती है तो वो देखिए सभी पार्टीज के लिए बराबर होती है। कानून हो गया, एजेंसीज होगी, सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सभी के लिए एक समान कार्य करते हैं, किसी के लिए कोई फेवरेटिज्म की बातचीत नहीं होती उसमें। तो वो गलत आरोप लगाने वाली बातचीत मुझे लगता है इस तरीके से, क्योंकि चीजें जो होती हैं रिकॉर्ड में रहती हैं सब चीजें। कोई मतलब मौखिक रूप से नहीं होता कि अभिनव जी को मैंने कुछ बोल दिया या उन्होंने मुझे कुछ बोल दिया, तो उस तरह की चीजें नहीं होती हैं। डिपार्टमेंट का नोटिस होता है, नोटिस को कंप्लायंस के हिसाब से आपको जवाब देना पड़ेगा। नहीं जवाब देंगे तो जो कार्रवाई कानून सम्मत होगी तो करनी पड़ेगी ऐसे। उसमें भाजपा क्या करेगी और जो आईटी क्या करेगा। दिनेश जी, जैसा कि कांग्रेस नेताओं के मुताबिक पार्टी चंदे की कमी से जूझ रही है, जैसा कि हमने पिछले दिनों देखा था कि पार्टी ने डोनेशन कैंपेन भी चलाया था, तो 1700 रुपए करोड़ का जो नोटिस के लिए नोटिस जारी हुआ है, टैक्स का नोटिस जारी हुआ है, तो पार्टी को कितना बड़ा, लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को कितना बड़ा धक्का साबित हो सकता है? देखिए अपने जी, मतलब बिना अर्थ के सब चीजें अर्थहीन है, तो ये तो मतलब बिल्कुल सच्चाई है कि बिना अगर पैसा अगर नहीं होगा तो उसके बिना कोई अर्थ नहीं बनता कि आगे किसका चुनाव लड़ पाएंगे, क्या लड़ पाएंगे। तो लेकिन उससे पहले जो टैक्स कंप्लायंस के इशू है पहले इनको सॉर्ट आउट ये करना चाहिए। मतलब इसको अगर कर लेंगे तो उसका, क्योंकि जैसे नहीं तो क्या होगा, जितना पैसा आएगा उस तरह जो है वो टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ चला जाएगा। तो इससे पहले इनको सबसे पहले कंप्लायंस का इशू करना पड़ेगा, क्योंकि बिना पैसे के 100% जो है जैसे आपने बताया तो दिक्कत परेशानी होगी। क्योंकि जैसे कोई कैंपेन अगर करना है तो कैंपेन के लिए पैसा चाहिए, अगर हेलीकॉप्टर वगैरह मंगाना है, जैसे उस तरह की गाड़ियां जमीन पे चलनी है, या और कैंपेन के लिए और जो चीजें हैं, मतलब कुर्सी दरी और जो अन्य चीजें हैं, खाने पीने जो है मतलब जो जमीन पे कार्य करते हैं, तो उनके लिए मतलब दिन से लेकर रात तक की जो व्यवस्था होती है, तो हर चीज में देखिए पैसा चाहिए होता है। और जैसे मतलब जैसे उस वक्त जैसे कि चुनाव के वक्त पे जैसे अगर बोले कि किसी भी तरह ट्रेवल से लेके खाना पीना और जो मतलब टेंट की व्यवस्था होगी, तो सभी चीजों में पैसा चाहिए। तो पैसे के बिना अगर चीजें अगर ये चल पाएंगी इस तरीके से बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अपनी चीजें वही कि सबसे पहले इनको अपना टैक्स कंप्लायंस मतलब जो है वो सॉर्ट आउट करें, और इसमें कोई डाउट नहीं, हाँ 100% को दिक्कत तो देखिए इसमें आई रही होगी उनसे, तो उसका रास्ता कोई अपना टैक्स एक्सपर्ट्स है उनसे बात करके या डिपार्टमेंट से बैठ के बात करके वो रिलीफ के लिए या कुछ स्टे लगाने की बातचीत डिपार्टमेंट जाकर की बातचीत करें, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सोल्यूशन उससे इनका निकल जाएगा। जी, तो आपने जैसा कि बोला कि बिना अर्थ सब अर्थहीन है। बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निर्धन के बाद पहला लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, जहां मुलायम की पीढ़ी के तमाम यादव नेता इस दुनिया में नहीं हैं। कुछ सपा का साथ छोड़ चुके हैं तो कुछ साथ रहते हुए भी सियासी गुमनामी में है। यादव वोट बैंक में एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो सपा की लगातार हार से बेचैन है, वह नए ठौर की तलाश में है। यादव नेताओं को भाजपा ने अपने खेमे में करने के लिए भी अभियान छेड़ रखा है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि आखिर लोकसभा चुनाव में यादव वोट बैंक किधर जाएगा। उत्तर प्रदेश के सियासी इतिहास पर इस पर गौर करें तो यादव वोट बैंक पहले कांग्रेस और फिर जनसंघ के साथ रहा, फिर चौधरी चरण सिंह के साथ गोलबंद हुआ,
इसके बाद मुलायम सिंह यादव का आधार वोट बैंक बन गए। सियासी अखाड़े के पहलवान मुलायम सिंह यादव ने अपनी सियासी ताकत बढ़ाने के लिए हर जिले में अपने आधार वोट बैंक का एक बड़ा नेता तैयार किया। समाजवादी पार्टी के आधार वोट बैंक को सहेजने के साथ ही दूसरे प्रयोग भी शुरू किए। पहले मुस्लिमों को जोड़ा। समाजवादी पार्टी ने एमवाई मुस्लिम यादव के गठजोड़ से सियासत चमकाई। अब सपा मुखिया पीडीए यानी पीड़ित, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वोट को साधने की जुगत में जुटे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रशांत राव जुड़ रहे हैं। प्रशांत, यादव वोट बैंक के सहारे सपा, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल अभिनय जी, इस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार जो समाजवादी पार्टी अपने कोर वोट यादव के साथ जुड़ा हुआ है और ऐसे में यादव की सियासत से ही समाजवादी पार्टी की रणनीति शुरू हुई थी। जब यहाँ पर समाजवादी पार्टी का गठन हुआ तो मुलायम सिंह यादव ने सबसे पहले अपने स्वजाति वोटों को एकत्र करने का काम किया था और जो सियासत थी पूरी तरीके से वो ये थी कि मुलायम सिंह यादव ने सभी जिलों में एक मजबूत समाज का नेता खड़ा किया था और इसी सियासत के बल पर फिर यहाँ पर मुलायम सिंह यादव ने मुस्लिम समाज को जोड़ना शुरू किया। तो जो एमवाई फैक्टर था वो लगातार चलता रहा है। 10 अक्टूबर 2022 को यहाँ पर सपा संस्थापक, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया था। हालांकि 2022 को यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय यहाँ पर जो सपा के संस्थापक और संरक्षक मुलायम सिंह यादव जिंदा थे, लेकिन अब जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है तो वो इस दुनिया में नहीं है। मुलायम सिंह यादव की हर चुनाव में एक अहम भूमिका रही हो। वो राजनीतिक अखाड़े के बहुत माहिर पहलवान कहे जाते थे और खासकर बात की जाए कि मुलायम सिंह यादव के बारे में एक बात सबसे ज्यादा प्रचलित थी कि वह अपने कार्यकर्ताओं को नाम से और उनके काम से बहुत अच्छी तरीके से पहचानते थे। इसीलिए कार्यकर्ताओं का जुड़ाव उनके जो नेताजी हैं यानी मुलायम सिंह जी हैं उनसे काफी खास रहा है। तो वो अपने जो कार्यकर्ताओं के मुख से हमेशा नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हुए और पूरे देश में वो नेताजी के नाम से जाने जाने लगे हैं। तो ऐसे मुलायम सिंह की जो शख्सियत रही है वो 2022 में समाजवादी पार्टी जो 47 सीटों पर सिमटी हुई थी 2017 के चुनाव में, वो 2022 में करीब 145 वोटों पर आकर यहाँ मजबूती बनाई थी। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव अब सपा संस्थापक मुलायम सिंह के अकेले हो रहा है। तो ऐसे पूरी जिम्मेदारी जो है अखिलेश यादव के ऊपर में है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के जो नेता है वह भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव राजनीति के महाखिलाड़ी थे और वो किसी भी परिस्थितियों में अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए माहिर थे और एक चीज के लिए यह भी गिने जाते थे मुलायम सिंह यादव को, जिससे वो जो वादा करते थे वो पूरा जरूर करते थे। इसी तरीके से वो उत्तर प्रदेश में अपनी सियासत को मजबूत करके आगे चले आए हैं। अब अखिलेश यादव किस तरीके से राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे, इसको लेकर तमाम जो यादव नेता है वो चिंता के विषय में घिरे हुए हैं कि कैसे समाजवादी पार्टी आगे चलेगी या फिर यादव समाज किस तरीके से आगे बढ़ेगा। लेकिन वहीं देखा कि जब 2022 के बाद मुलायम सिंह यादव जब इस दुनिया में नहीं रहे तो भारतीय जनता पार्टी ने यादव वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए बहुत बड़ी रणनीति तैयार कर रखी है। और ऐसे में जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है वो है जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर और इसके साथ ही बूथ स्तर पर जाति के जो नेता हैं, जो प्रभाव रखते हैं, जो चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। और उसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र सरकार की नीतियां हो या राज्य सरकार की नीतियां हो, योजनाएं हो, जन कल्याणकारी तमाम जो विकास कार्य हो रहे हैं उनको गिनाकर ऐसे नेताओं को अपने पाले में किया जा रहा है। और अगर देखें कि जब मुलायम सिंह यहाँ जिंदा थे तभी यहाँ पर मुलायम सिंह के परिवार में सेंध लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। उसमें जो मुलायम सिंह जी के जो छोटे बेटे हैं प्रतीक, उनकी पत्नी अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी ने शामिल कर लिया था और उसके साथ ही मुलायम सिंह के समधी उनको भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया था। तो ऐसे तमाम नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में अब तक शामिल हो चुके हैं। लेकिन अगर मुलायम सिंह जी की बात की जाए तो मुलायम सिंह जी ने अपने जमाने में तमाम यादव बड़े नेता खड़े किए हैं, जिसमें चाहे अवधेश प्रसाद हो या फिर बलराम यादव हो और इसके साथ ही चाहे फिर पूर्वांचल के क्षेत्र मित्रसेन यादव हो, उमाकांत यादव हो, रमाकांत यादव हो, तो ऐसे चाहे जगदेव यादव हो, तमाम हो, सुखदेव यादव हो, इसके साथ ही कानपुर में भी तमाम बड़े नेताओं को उन्होंने खड़े, चौधरी हरमोहन सिंह है, वह भी राज्यसभा के सांसद रहे हैं, मजबूत नेता रहे, शौर्य चक्र से सम्मानित रहे, समाजवादी पार्टी के खासे नेता माने जाते थे, उनके बेटे भी समाजवादी पार्टी में रहे। तो ऐसे तमाम जो नेता रहे हर जिले में मुलायम सिंह यादव ने खड़े किए हैं, वही विरासत आगे अखिलेश यादव बढ़ा रहे हैं। तो एमवाई फैक्टर, क्योंकि पहले यादव पर वोट बैंक साधने की कोशिश की जा रही थी, इस बार जो है अखिलेश यादव ने फार्मूला बदल दिया है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक,
इन 3 वोटों के आधार पर समाजवादी पार्टी यहाँ नई रणनीति रखी है और इस नई रणनीति को रखने वाले अखिलेश यादव हैं। ये तो 2024 का चुनाव बताएगा किस तरीके से ये जो नारा है वो यहाँ सक्सेस होता था। मुलायम सिंह ने यहाँ पर अहम वाई फैक्टर दिया था, मुस्लिम यादव फैक्टर दिया था। हालांकि 2022 के चुनाव में काफी फायदा यहाँ मिला था, लेकिन इस बार अगर देखा जाए कि 2022 के चुनाव में जिस तरीके से अखिलेश यादव विषाद बिछा रहे हैं, उसमें उन्होंने सभी जो धर्मों के जातियों को, लोगों को यहाँ टिकट वितरण में स्थान दिया है, उससे सपा की स्थिति थोड़ी मजबूत दिखाई दे रही है। अब ऐसे में जो यादव वोट बैंक है वो किस तरीके से रोक पाती है समाजवादी पार्टी, ये आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन कल ही भारतीय जनता पार्टी ने एक स्टार प्रचारकों की सूची शामिल की है और उसमें मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव को स्टार प्रचारक बनाया है। और डॉक्टर मोहन यादव पहले ही उत्तर प्रदेश में 4 दौरे कर चुके हैं और एक यादव महासम्मेलन भी हुआ था, उसमें भी उन्होंने संबोधित किया था और उन्होंने मथुरा की बात भी कही थी। और यहाँ यादवों का स्वाभिमान जगाने का काम भी डॉक्टर मोहन यादव ने किया था। और इस दौरान अगर देखा जाए कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव को सीएम बनाना, इससे देश में यादव वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी एकत्र करना चाहती है और ये दिखाना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है। यहाँ सभी सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को उसके काम के बलबूते उसे स्थान दिया जा रहा है। जैसे मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव को सीएम बनाया है और डॉक्टर मोहन यादव के बलबूते ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और हरियाणा, इन राज्यों पर भी भारतीय जनता पार्टी की खासी निगाह है। और उत्तर प्रदेश में भी जहां पर भी यादव बाहुल्य इलाके हैं वहां पर डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं उनकी जनसभाएं लगाने की तैयारी की जा रही हैं। उनको जिले स्तर तक और इसके साथ ही मंडल स्तर, विधानसभा स्तर तक लगाया जाएगा ताकि जो यादव वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ जाए। ऐसे में समाजवादी पार्टी की चिंता भी बढ़ी हुई है क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव को सीएम बनाने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में दौरे किए हैं और उससे जो बिहार का भी समीकरण बदल रहा है, वहां के यादव जो नेता हैं जो नई पार्टी की तलाश कर रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ समाजवादी पार्टी अपने वोट बैंक को कितना बचा पाती है तो आने वाला परिणाम ही बताएगा। जी प्रशांत, बहुत धन्यवाद आपका अहम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। 7 चरणों में से 19 चरण अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। मध्य प्रदेश में भी लोकसभा की 29 सीटों पर भी 4 चरणों में मतदान होगा। इन सीटों में सबसे अधिक सुर्खी में गुना लोकसभा सीट है, जहां 7 मई को वोट डाले जाएंगे। यहां बीजेपी के टिकट पर इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव में मैदान में है। कांग्रेस ने उनको चुनावी मैदान में उतारने के लिए यादव समाज के ताल्लुक रखने वाले राव यादवेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। मजेदार बात यह है कि पिछले 2019 के चुनाव में सिंधिया कांग्रेस की ओर से मैदान में थे, जिन्हें बीजेपी के केपी यादव ने पराजित किया था। ऐसे में कांग्रेस गुना सीट पर यादव वोटर्स की संख्या को देखते हुए राव यादवेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। ऐसे में यादव वोट के छिटकने के डर से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोधी वोटर्स पर नजर डाली है। इसके साथ ही उमा भारती का सहारा सिंधिया ले रहे हैं। वे उमा भारती को अपनी बुआ बता रहे हैं। और मेरी आजी अम्मा पूर्व राजमाता साहब ने उमा भारती जी को अपने बेटी के समान रखा था, तो उमा जी मेरी बुआ बनती है और मैं उमा जी का भतीजा बनता हूं। और जो प्यार, जो लाड़, जो आशीर्वाद सदैव उमा जी ने मुझ पर दिया है, मैं उनका और लोधी समाज का कृतज्ञ हूं। मेरे भाइयों और बहनों, खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सत्यम शर्मा जुड़ गए हैं। सत्यम जी, गुना में 2019 के लोकसभा चुनाव में केपी यादव की जीत मोदी लहर का परिणाम थी या यादव वोट बैंक की देन थी, क्या कहना चाहेंगे सत्यम जी? देखिए, गुना सीट जब से राव यादवेंद्र प्रताप सिंह ने यहाँ पे कांग्रेस ने उतारा है राव यादवेंद्र प्रताप सिंह को, तब से यहाँ की सीट जो है हाई प्रोफाइल हो गई है। गुना से पिछली बार 2019 की बात करें तो केपी यादव बीजेपी से लड़ रहे थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे थे और यहाँ करीब 1,25,000 वोटों से ज्योतिरादित्य सिंधिया की हार हुई थी। देखिए, पहली बार हुआ है जब किसी यादव समुदाय ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहाँ पे हराया है। हालांकि
जहां पे सिंधिया का हमेशा से गढ़ रहा है, करीब से 15 बार या 13 बार सिंधिया सीट यहाँ से जीत के आई है। बीजेपी को यहाँ पर तभी कामयाबी मिली थी जब सिंधिया परिवार ने यहाँ से बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ा था। 2002 की बात करें तो 2002 से में देश राज जो राव यादवेंद्र यादव के पिता हैं वो चुनाव लड़े थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनको हराया था। उससे उसके बाद देखिए आज जो राजनीतिक हलचल है कि उनके बेटे राव यादवेंद्र सिंह जो है गुना से चुनाव लड़ रहे हैं और वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग हैं। इस बार बीजेपी से है ज्योतिरादित्य सिंधिया और राव यादवेंद्र सिंह जो है वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले उनके पिता विधायक भी रह चुके हैं, देश राज यादव जो है गुना से चुनाव लड़ चुके हैं और जो सिंधिया है उनको चुनाव में करीब 3.5 लाख से ज्यादा कीमतों से उन्होंने हराया भी था। अब देखिए परिस्थितियां ऐसी हैं कि जो 2023 से पहले ये बीजेपी में शामिल थे यादवेंद्र यादव, लेकिन 2023 में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे उसके बाद ये कांग्रेस में शामिल हो गई। इनकी जो माँ है और जो भाई है अजय यादव, जो इनकी माँ है वो दोनों भी एक जिला पंचायत सदस्य हैं और एक जनपद पंचायत सदस्य हैं। इनकी वाइफ भी जनपद पंचायत सदस्य है। तो इनका जो बैकग्राउंड है वो अभी नए नवेले राजनेता नहीं है, अच्छा खासा कई चक्कर देने वाले नेता है और पुराना बैकग्राउंड है। तो कुल मिला के इनके जो अभी परिवार है वो बीजेपी में ही है, लेकिन ये खुद कांग्रेस से टिकट लड़ रहे हैं। यादवों की बात की जाए, चूंकि यहाँ पे यादव वोट जो है वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। करीब 18% से ज्यादा गुना में यादव वोटर्स है। 8 विधानसभा मिलाकर के एक गुना लोकसभा सीट बनती है, जिसमें से अभी देखिए फिलहाल बीजेपी की स्थिति वहां पर अच्छी है। 8 विधानसभा में से 2 विधानसभा मात्र रहती है, अशोकनगर और बमोरी, जहां पर कांग्रेस का कब्जा है। लेकिन आप मानिए कि जो यहाँ की सीटें हैं वो हाई प्रोफाइल हो गई है जब से यादवेंद्र यादव को मैदान में उतारा गया है। तो यादवेंद्र यादव को मैदान में आने से कहीं न कहीं यादव वोटर्स जो यादव का टिकट करने से नाराज थे वो अब कांग्रेस। तो सत्यम, बहुत धन्यवाद आपका अहम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रुक करते हैं आखिरी और चौथी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव की तैयारी के बीच बयानों की सरगर्मी बढ़ती जा रही है। हम बात कर रहे हैं पूर्व मंत्री और बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा की। लखमा इन दिनों खासे सुर्खियों में है। पैसे बांटने का वीडियो वायरल होने के बाद उनका दुल्हन वाला बयान चर्चा में है, जिसको लेकर बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने लखमा पर निशाना साधा है। मीडिया से चर्चा के दौरान विकास मरकाम ने लखमा पर बस्तर की जनता का अपमान करने का आरोप लगाया है। बता दें कि कवासी लखमा बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। उन्होंने कहा था कि बेटे के लिए दुल्हन लाने गए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन्हें दूल्हा बना दिया। लखमा के इस बयान पर विकास मरकाम ने कहा कि झीरम के अपराधियों को कांग्रेस की प्रत्याशी बना दिया गया। अपने निश्चित हार के लिए कवासी लखमा डर गए हैं। क्या कवासी लखमा से माफी मांगेंगे? मुझे क्यों टिकट मिला? मैं तो टिकट नहीं मांगा। मेरा ये आपको अगर तकलीफ होगा तो मेरा बेटा को टिकट दो। मैं बेटा के लिए डौकी मांगने गया बुआरी तो मेरे को सौंप दी। सही बात है कि नहीं? कांग्रेस पार्टी ने फिर से एक बार अपने पीटे हुए चेहरों को चुनाव में उतारा है और उनको अच्छे तरीके से मालूम है कि वो चुनाव में नहीं जीत सकते, इसलिए वो धन बल का सहारा ले रहे हैं। उनके पूर्व मुख्यमंत्री ईडी सीबीआई के जांच के घेरे में है और पूरे छत्तीसगढ़ को जिन्होंने लूटा, भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार की और धन बल से आज वो आम लोगों को खरीदने जा रहे हैं। कवासी लखमा का जो वीडियो और फोटो जो जारी हुआ है, ये दुर्भाग्यजनक है हमारे इस प्रदेश के लिए, हमारे बस्तर के लिए। हम इसका चुनाव आयोग से शिकायत कराएंगे और कवासी लखमा के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये हम अपील करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर संजय शेखर, स्टेट हेड, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय शेखर जी, 2 दिन पहले कवासी लखमा का पैसे बांटते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद अब उनका विवादित बयान फिर सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं बेटे के लिए दुल्हन लेने निकला था, लेकिन पार्टी ने मुझे ही दूल्हा बना दिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी निश्चित तौर
पर देखिए तमाम हमेशा चर्चा में रहते हैं, चाहे वो मंत्री थे तो उस दौरान उनके बयानों की बात की जाए या विधायक रहते उनके बयानों की बात की जाए, तो लगातार कुछ इस तरह का बयान देते रहते हैं, जिसकी वजह से तो वो लगातार लॉबिंग कर जी बेटे जो हरीश उन वो नेताओं को लेकर के गए थे, लेकिन हाईकमान ने कह दिया कि नहीं, कवासी को टिकट नहीं, हरीश कवासी को टिकट नहीं मिलेगा। अगर चुनाव आपको लड़ना लगे और फिर कवासी लखनऊ टिकट दिया गया तो वो लोकसभा के उम्मीदवार और चुनाव दौरान उन्होंने कहा कि वो अपने बेटे मिलाने गए थे, लेकिन उनको दुल्हा बना दिया गया है। इसी तरह की बात उन्होंने की जी है और उस तमाम पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि ये बस आप इसके लिए बीजेपी चुनाव आयोग से भी शिकायत कर रही है और राजनीतिक रूप से पूरे देश में इस मुद्दे को बुनाने की कोशिश की। जी संजय जी, पार्टी इससे पहले उनके धनबल के प्रयोग वाले वीडियो को लेकर भी बीजेपी ने चुनाव आयोग को शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद इस बयान पर भी बीजेपी कड़ा रुख अपना रही है, जनता के अपमान का आरोप लगाया है। इसका कवासी लखमा को कितना नुकसान हो सकता है संजय जी? देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी कोई भी मुद्दा छोड़ना नहीं चाहती। बीजेपी चुनाव को चुनाव की तरह से लड़ती है और यही वजह है कि जब उन्होंने पैसे काटने की उनका तस्वीर थी तो उसको लेकर के भी बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है और अब इस मुद्दे को लेकर के, इस बयान को लेकर के भी वो चुनाव आयोग जाने की तैयारी में बीजेपी है। बीजेपी के तमाम नेता इस मुद्दे का किस तरीके से बीजेपी को लाभ मिल जाए, किस तरीके से इसको बुलाया जाए, इसकी तमाम कोशिश में है। और इसी वजह है कि आज आपने देखा कि विकास मरकाम जो कि अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने पीसी भी की और पीसी करके कवासी लखमा पर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। तो भारतीय जनता को मौका जो है वो हमले का और इस मुद्दे को चुनावी लाभ लेने का छोड़ने में है और लगातार कोशिश कर रही है कि जो भी लाभ लिया जा सकता है वो लिया जाए। जी संजय जी, चुनाव आयोग क्या कुछ कार्रवाई करता है ये तो देखने वाली बात होगी, क्या कुछ संज्ञान लेता है। बहरहाल बहुत धन्यवाद आपका अहम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आपका धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।